विजय बहुत ही आलसी आदमी था। वो कोई भी काम नहीं करता था। आए दिन अपनी नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठा रहता। इससे उसके आलसपने को देखकर उसकी माँ उर्मिला बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वो गुस्से में बोलती है, नालायक, क्या करूं मैं तेरा? तेरी ये कोई उम्र है क्या वीडियो गेम खेलने की? अरे जिस उम्र में लड़के अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, उस उम्र में तू कमरे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा है। माँ आप बिना हद करती हो। अब एक बात बताओ, गेम खेलने के लिए भी उम्र चाहिए क्या? अरे आपको पता नहीं है, इस गेम में ना बहुत पैसे मिलते हैं। इस गेम ने ही तो तुझे बिगाड़ के रखा हुआ है। तू हमेशा बस शॉर्टकट तरीके से ही पैसे कमाना चाहता है, कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा, बिना मेहनत के जिंदगी नहीं चलती। माँ तो किसने कह दिया कि मैं मेहनत नहीं करूँगा? अरे मैं मेहनत करूँगा और मेहनत कर तो रहा हूँ मैं। सब लोग ना माँ बाहर जाके हार्ड वर्क करते हैं और मैं स्मार्ट वर्क करना चाहता हूँ। जैसे लोग बाहर जाके ना पूरे महीने नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं, मैं कुछ ही घंटों में घर बैठे बैठे कमाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं पैसे के चक्कर में तू कहीं किसी गलत काम में न फंस जाए। माँ आप चिंता क्यों करती हो? बस कुछ समय के लिए रुक जाओ यार, फिर देखिएगा माँ, पैसों की बारिश होगी। हमारी लाइफस्टाइल ना सबसे बेस्ट होगी और जहाँ जाओगे ना लोग आपको सलाम करेंगे माँ। अरे बहुत ही अलग सोचा है मैंने। अरे माँ आपका बेटा ना बहुत यूनिक पैदा हुआ है। तू यूनिक नहीं बल्कि आलसी और नालायक पैदा हुआ है, जिसको कोई काम करना नहीं आता, जो बिल्कुल आलस से भरा हुआ है। ठीक है माँ, जैसा आपको सब ठीक है। इतनी भी बेइज्जती मत किया करो। एक काम करो, जल्दी से ना चाय और सैंडविच लेकर आ जाओ। सैंडविच खाने का मन कर रहा है। जितनी मैं तेरी बेइज्जती करती हूँ ना, इतने में कोई दूसरा होता तो उसके गले से पानी तक नहीं उतरता। और तू है कि तुझे सैंडविच खाना है। लगता है किसी दिन मैं ही शर्म के मारे मर जाऊंगी, क्योंकि तेरे काम ना करने की वजह से आस पास वाले नात रिश्तेदार सब मुझे ही ताना मारते हैं कि कैसा निठल्ला लड़का पैदा किया है, जो घर की जिम्मेदारियां उठाने की उम्र में घर में ही पड़ा रहता है, आलसियों की तरह। माँ बेइज्जती करने का ना आज का कोटा आपका पूरा हो चुका है। अब जल्दी से जाइए, चाय और नाश्ता लेकर आइए मेरे लिए। और हाँ, सैंडविच मत भूलिएगा। और माँ आप एक बात याद रखो, आपका बेटा ना उन लड़कों की तरह नहीं है जो अपनी माँ की बात का बुरा मान जाए और घर छोड़ दे या काम करने लग जाए। अरे माँ, आपकी बातों का मैं बुरा कभी मानता हूँ क्या? जो मैं मानूंगा, मैं नहीं मानता आपकी बातों का बुरा। और आप तो मेरी माँ हो, आपका हक बनता है मुझे डांटने का। और वैसे इतने सालों से आपकी डांट सुनता आ रहा हूँ, अब तो आदत हो चुकी है माँ। अब तो 4-5 और भी बोलोगे ना कुछ, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर उर्मिला का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वो विजय की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। कुछ देर बाद अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजती है। उर्मिला गुस्से में दरवाजा खोलती है। तभी एक डिलीवरी बॉय उर्मिला को एक पार्सल पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। तभी उर्मिला उस पार्सल को लेकर अपने बेटे के कमरे में जाती है और बोलती है, विजय, तूने कोई पार्सल मंगवाया है क्या? माँ पिछले 1 घंटे से आपसे चाय और सैंडविच मांग रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे लाकर दिया ही नहीं। तो मैं क्या करता? तो मुझे तो भूख लगी थी ना, तो मैंने बाहर से मंगवा लिया। क्योंकि मुझे भूख लगती है, तो आपको पता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने मंगवा लिया। लेकिन आप हो ये खुद तो दिया नहीं, और जब मंगवाया तो गुस्सा कर देखकर। बेटा, तुझे मेरा गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपी चिंता नहीं दिखाई देती कि मैं तुझको गुस्सा क्यों कर रही हूँ। अगर तू काम नहीं करेगा तो अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा? माँ आप फिर से शुरू मत हो, आपका कोटा पूरा हो चुका है यार, अब तो खाने दो आराम से। उर्मिला एक बार फिर से अपने बेटे की बात से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उनके पास आती है, जिसे देखकर उर्मिला उससे बोलती है, अच्छा हुआ कमला तू आ गई। वैसे भी मैं तुझे बुलाने वाली थी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताना। ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतनी परेशान है, बता। कमला, मेरा बेटा कितना आलसी है ये तो तू जानती है। मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है कि वो कोई काम कर ले। तू एक काम कर, उसकी शादी करवा दे। एक बार उसकी शादी हो जाएगी ना और पत्नी की जिम्मेदारी सर पर आएगी तो वो अपने आप ही सुधर जाएगा। और अगर ये शादी के बाद भी ऐसे ही रहा तो मैं क्या करूँगी? ऐसा कुछ नहीं है, तूने तो देखा है ना कि शादी के बाद लड़के कितना बदल जाते हैं। इसके लिए मेरे दिमाग में एक लड़की है, बेचारी बहुत मेहनती है, उसका बाप भी नहीं है, उसने कम उम्र में ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है। तूने अगर देखा होगा तो पक्का लड़की अच्छी ही होगी। मुझे शादी में कोई परेशानी नहीं है, तू बस जल्दी से इन दोनों की शादी की बात कर ले।
उर्मिला की बात सुनकर कमला लड़की की माँ से शादी की बात करती है। कुछ ही दिनों में विजय की शादी एक मंजू नाम की लड़की से करवा दी जाती है। शादी के बाद भी मंजू अपनी नौकरी नहीं छोड़ती। एक दिन वो नौकरी से घर पर आती है और आते ही काम में लग जाती है। तभी उसके साथ उर्मिला उससे बात करते हुए बोलती है, बहू जितनी मेहनत तू करती है ना बेटा, उतना ही आलसी है तेरा पति। ये सब देखकर तुझे अजीब नहीं लगता? तू अपने पति को कुछ कहती क्यों नहीं है? माँ जी, मैं उनको क्या ही कह सकती हूँ। आज तक आप उनको नहीं सुधार पाई तो मेरे कहने से कौन सा वो सुधर जाएंगे। मैंने तो उन्हें कई बार बोला है कि वो कोई काम धंधा ढूंढ ले, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। बेटा सुनेगा। तू एक काम कर कि अब तू नौकरी छोड़ दे और चुपचाप आराम से घर में बैठ जा और अपना खर्चा उससे मांग। जब उसके सर पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी तभी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। माँ जी, लेकिन अगर मेरी नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपना आलस नहीं छोड़ा तो फिर हम क्या ही करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक का काम करना तो जरूरी है ना। हाँ बहू, ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन तुझे ऐसे मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि ना ही तुझे मायके में सुख मिला और ना ही ससुराल में। कोई बात नहीं माँ जी, आप दुखी मत होइए। मेरी तो आदत ही है मेहनत करने की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर उर्मिला अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाती है और मंजू सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद विजय और उसकी माँ खाने के लिए आते हैं। सभी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। मंजू देर रात तक घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। तभी विजय बोलता है, मंजू, रात के 2 बज रहे हैं और तुम इतनी देर तक काम कर रही थी। अब लेट हो गया है, थोड़ा तो आराम करो। अगर मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे नहीं आएंगे तो आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी? क्योंकि आप तो आलसी आदमी ठहरे, आपसे तो कुछ काम होगा नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ये आलसी का ताना ना मुझे मत देना। अरे माँ क्या कम पड़ गई थी, अब तुम भी आलसी बोलने लग गई मुझे। तुम्हें ना मुझसे बात करनी है तो बात करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मुझे ताना मत दिया करो माँ की तरह। और हाँ, अब तुम दिन में काम करो चाहे रात में काम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा अब। आलसी लोगों को वैसे भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी आपसे कोई आपकी राय नहीं मांगी है। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। मंजू विजय को सुनाकर चुपचाप अपना काम करने लग जाती है और विजय भी दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन मंजू के ऑफिस में काम करते हुए अचानक से याद आता है कि घर में राशन खत्म हो गया है और वो अपने पति को फोन करके बोलती है, सुनिए जी, मुझे अभी याद आया, घर में राशन खत्म हो गया है। आप थोड़ा बाहर जाके राशन ले आइए। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं थक गई हूँ। यार तुम तो जानती हो ना, ये सब काम मुझसे नहीं होता है। तुम एक काम करना, तुम आते वक्त ना खुद ही ले आना। 100 आलसी मरे होंगे ना जब एक आलसी पैदा हुआ होगा। रखिए फोन। मंजू इतना कहकर गुस्से में फोन को रख देती है और अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके वो मार्केट से सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते, उसकी जान जा चुकी थी। हॉस्पिटल वाले जैसे तैसे करके उसके घर वालों को खबर पहुंचाते हैं। विजय और उर्मिला भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर से पता चलता है कि वो मर चुकी है। ये सुनते ही विजय के होश उड़ जाते हैं और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि उसकी थोड़ी सी आलस के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया। कमला देर शाम सुषमा के घर आती है तो देखती है सुषमा खाट पर लेटी हुई बीड़ी पी रही है। अरे राम रे राम, सुषमा ये क्या कर रही है तू? और तेरी बहू नहीं है क्या घर में जो खाट पर पड़ी पड़ी सुट्टा लगा रही है? अरे तुझे किसी ने बताया नहीं? ये सुट्टा नहीं जहर है। जहर किसी दिन यही तुझे सुड़क जाएगा। पता है मुझे, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत है। वैसे तू अपना बता, यहाँ किस काम से आई है? मुझे तो ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे खुद पी ही नहीं हो कभी बीड़ी। ला मुझे भी दे, जब इतनी बदनाम हो ही गई हूँ तो पी ही लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता था तू भी अपनी बहू से चुरा कर यहाँ सुट्टा ही मारने आई है। हाँ, तुझे जब पता है तो इतना सवाल जवाब क्यों करती है? वैसे तो तुझे क्या ही काम है? तेरी बहू अभी कड़ी चावल बेच कर आएगी तो उसमें से बचा कुचा ही तुम लोग खाओगे। हाँ, अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही। ऐसे बर्बाद भी तो नहीं कर सकते ना अन्न को हम। वैसे कमाई तो तेरी बहू अच्छा खासा कर रही है, बेटा भी मेहनत मजदूरी कर ही रहा है और तू है जो मुफ्त की रोटी के साथ साथ ये मुफ्त का सुट्टा मार रही है। अरे सुषमा, कुछ तो शर्म कर ले। ना ही मुझे इस उम्र में शर्म बची है और ना ही मुझसे अब काम किया जाएगा, तो मैंने भी सोचा जो कि 4 दिन की जिंदगी बची है उसे आराम से ऐश मौज में क्यों ना काट दूं।
कमला और सुषमा ये बातें कर ही रही होती हैं तभी सुषमा की बहू रिंकू अपनी कड़ी चावल की रेडी लिए घर आती है। ये ले, आ गई तेरी बहू। मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। अरे बहू आ गई तू? रुक, मैं अभी आती हूँ सामान उतरवाने। क्या हुआ तेरे चेहरे को? क्यों इतना उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज तो कड़ी चावल बिके ही नहीं है, न ही पैसे निकल पाए और नुकसान अलग से हो गया। अरे बहू, तुझे हिसाब से कड़ी चावल बनाने चाहिए थे ना। वैसे मैं तुझे पहले से ही कह रही हूँ, तू ये कड़ी चावल ही चेंज कर दे, क्योंकि लोग भी काफी समय से एक ही चीज खा खा कर बोर हो गए हैं। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो। लोगों को एक ही स्वाद से नफरत हो गई है, लेकिन मैं दूसरा और क्या बनाऊं, ये भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहू, राजमा चावल बना ले, पूरी सब्जी बना ले, छोले भटूरे बना ले, या फिर वड़ा पाव, पकोड़े, समोसे, इतना कुछ तो बता दिया। जो तुझे सही लगे वो बना ले, लेकिन इस कढ़ी चावल को बदल, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन कुछ और लगाने के लिए सोचना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ तो ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब तेरा काम है अपने काम को बेहतर बनाना। रिंकू अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा ही रहा तो बची कुची जमा पूंजी भी चली जाएगी और रोज ही नुकसान झेलना पड़ेगा। उसे जो करना है जल्दी ही करना होगा। अब अगले दिन सुबह सुबह जब रिंकू लाला की दुकान पर जाती है तो उसे लाला की पत्नी लैला मिल जाती है। अरे रिंकू बहन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। हाँ, बस सुबह से शाम तो दुकान पर ही हो जाती है, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाता और दुकान का सामान लेने माँ जी ही आती हैं। हाँ वो तो है बहन, अब कमाए नहीं तो खाएंगे कहाँ से। वैसे अंडा कड़ी की दुकान लगाती हो ना तुम? जी नहीं, कड़ी चावल की दुकान लगाती हूँ। वैसे अंडे चावल की दुकान भी अच्छी लगेगी। मैंने सोचा अंडे कड़ी की दुकान है, मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि अंडा लेना होता तो मेरी दुकान से सही दामों में अंडा मिल जाता। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर कभी मैंने अंडे चावल की दुकान लगाई तो आपको जरूर कहूँगी। रिंकू को तो बस लाला की पत्नी लैला से एक नई डिश के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगले ही दिन रिंकू अंडे चावल की दुकान खोल लेती है। अरे गर्मा गर्म अंडा चावल खा लो, एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा। गर्मा गर्म अंडा चावल। अरे क्या बात है बहन, कल तो कड़ी चावल चल रहा था, अब अचानक क्या हुआ जो ये अंडे चावल की दुकान लगा ली? लेकिन ये अंडा आप लाती कहाँ से है? वो क्या है ना, आज ही आपने अंडे चावल की दुकान लगाई है, वहीं दूसरी तरफ लाला जी की दुकान से कोई अंडे चोरी करके ले गया है। अरे दैया रे दैया, ये तो गलत हो गया। मुझे तो अभी अभी तुमसे ही पता चला है। जहाँ एक तरफ रिंकू के पहले ही दिन अंडे चावल की बिक्री अच्छी होती है, वहीं दूसरी तरफ लाला की दुकान में अंडे के चोरी की खबर गांव वालों को लगती है। सुषमा, सुना है तेरी बहू ने अंडे चावल की दुकान लगाई है, कड़ी चावल छोड़कर। वैसे सच बता, इस दुकान को लगाने में तुम सास बहू ने कितना झोल किया है? ये ले, तू भी सुट्टा मार ले, मुझे पता है तो इसीलिए ही यहाँ आई है। ला दे, देख मैं यहाँ सुट्टा मारने से ज्यादा जानने आई हूँ कि लाला के अंडे की दुकान में चोरी किसने की। देख सुषमा, मैं भी कमला हूँ और तू तो जानती है मेरी नजर चील की नजरों से भी ज्यादा तेज है। अच्छी बात है, तो जाकर पता लगा ही ले कि किसने चोरी की है लाला की दुकान से अंडे की। और हो तो ये भी सकता है कि लाला ने खुद ही अंडों को छुपाकर झूठ बोला कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं। और तू भी ये जानती है कि हमारा और लाला का पिछला हिसाब किताब बाकी है। वो मुझे और मेरी बहू को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये ले सुषमा, 555 बीड़ी का बंडल मुझे लाला की दुकान से मिला है, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अरे ला दे, मेरा ही गिर गया होगा। बहू को मैंने बोला था कि संभाल कर रख ले, और सुबह से इसे ही ढूंढ रही थी मैं, मिल ही नहीं रहा था, नया लाना पड़ गया। क्या बात है सुषमा, अपने मुंह से बक दिया ना कि लाला की दुकान से अंडा चोरी तुम सास बहू ने ही किया है। ये मैंने क्या बक दिया? देख कमला, तू तो अपनी है और तू तो जानती है कि उस लाला में कितनी अकड़ है। बस उसकी अकड़ को कम करने के लिए सबक सिखाया। उस दिन देखा नहीं कैसे तुझे बीड़ी नहीं दे रहा था उधार? देख, मैं तो तेरी अपनी जबी बनती हूँ ना जब तुझे कुछ काम होता है, उससे पहले तो तू मुझे पूछती भी नहीं है। देख, तू जो कहेगी मैं तेरी सारी बातें मानूंगी। तू कहे तो मैं तेरी बहू को तेरे और रामलाल के चक्कर के बारे में भी नहीं बताऊंगी। अच्छा याद दिलाया तूने,
तू ही ने तो मेरी बहू के कान भरे हैं ना। तूने ही कहा था ना उसे कि मैं रामलाल के साथ बीड़ी पीती हूँ। अरे अब तो मुझे भी वो रामलाल भाव दे रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही तुम दोनों को एक दूसरे की बीड़ी सुलगते हुए देखा, तभी मैंने तेरी बहू को सब बता दिया। चल ठीक है, तू इतना गिड़गिड़ाने में लगी है तो मैं नहीं कहूँगी किसी से, लेकिन मुझे रोज शाम अंडा चावल चाहिए होगा। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तभी तो कहूँ ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। चल ठीक है, रोज शाम तुझे अंडे चावल मेरी तरफ से भीख में। लाला के अंडे तो दोनों सास बहू ने चुराए थे। जहाँ एक तरफ लाला अपने दुकान में अंडों की चोरी हो जाने से रोध हो रहा था, वहीं रिंकू के अंडे चावल की दुकान अच्छी खासी चल पड़ती है। पहले ही दिन रिंकू की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब देर शाम जब रिंकू घर आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। जितने अंडे लेकर गई थी ना, सबकी सब बिक गई माँ जी। अरे बहू, थोड़ा तो बचा लाती। तुझे पता भी है हमारी चोरी के बारे में कमला को सब खबर है, और उसने ये बात अपने तक रखने के लिए रोज अंडा चावल की भीख मांगी है। अरे तो आप क्यों मान गई? आने दो, उनकी खबर तो मैं लेती हूँ। चलो माँ जी, ये सब छोड़ो और कल के अंडे चावल का इंतजाम किया जाए। आज की कमाई देख के तो दिल खुश हो गया बस। और लाला से भी अपना पुराना बदला पूरा हो गया। कहते लाला ने उधारी के राशन में 2000 ज्यादा पैसे लिए थे हमसे। हाँ, तभी तो मैंने ठान लिया था, मैं भी अपने पैसे वसूल करके रहूंगी। रिंकू की कड़ी चावल की दुकान के बाद अंडे चावल की दुकान चल पड़ती है, जिससे दोनों सास बहू को अच्छी खासी कमाई होने लगती है।